नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में मानव में परिसंचरण तंत्र या फिर परिवहन तंत्र के बारे में। ये परिवहन तंत्र होता क्या है, कैसे कार्य करता है, परिवहन तंत्र पाए जाने की हम लोगों के शरीर में आवश्यकता क्या है या क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। देखते हैं मानव संवहन तंत्र के कुछ तंत्र के मुख्य अवयव, यानी कि अवयव मतलब क्या है कि कुछ पार्ट्स होते हैं संवहन तंत्र के। लेकिन इसके पहले हम लोग जानेंगे मानव में संवहन तंत्र के माध्यम से क्या क्या होता है। तो हम लोगों में क्या है, जो ऑक्सीजन है, भोज्य पदार्थ है या अन्य आवश्यक पदार्थ है जो हम लोगों के शरीर के लिए आवश्यक है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसका संवहन कैसे होता है, तो संवहन तंत्र के द्वारा होता है। अगर हम संवहन तंत्र का परिभाषा बताएं या संवहन के बारे में बताएं तो संवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य में ऑक्सीजन, अन्य आवश्यक पदार्थ, भोजन आदि का संवहन एक स्थान से दूसरे स्थान तक किया जाता है। उसे हम संवहन तंत्र कहते हैं, या जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम संवहन तंत्र कहते हैं। तो होता क्या है, हम लोगों में जो भी हम लोग भोजन लिए उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद अवशोषण हुआ। अब उसका शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है तो पहुंचाने का काम ब्लड के माध्यम से ही होता है। ऑक्सीजन हम लोग श्वसन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ले लिए, लेकिन उस ऑक्सीजन को अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है किसके द्वारा, तो कहीं ना कहीं संवहन तंत्र के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग बहुत ही इंटरेस्टेड वे में पढ़ेंगे। देखते हैं क्या क्या है संवहन तंत्र के कुछ मुख्य अवयव हैं मानव में। तो वो क्या है, हृदय। अगर बात की जाए तो हृदय ही एक ऐसा अंग है जो मनुष्य का सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, यानी कि जो हृदय होता है सबसे अधिक कार्य करता है हम लोगों में, वो हमेशा कार्य ही करता है, वो सबसे व्यस्त अंग माना जाता है हृदय। दूसरा है रक्त नलिकाएँ। रक्त नलिकाएँ में दो आती हैं, एक धमनी है और एक शिरा है। तो इसके बारे में फ्रेंड्स क्लास 10th में स्टेट बोर्ड या फिर जो है आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अन्य बोर्ड में भी ये पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि धमनी और शिरा में अंतर क्या है, व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरी एंड वेंस। ये है, तो धमनी व शिरा ये क्या है, रक्त नलिकाएँ हैं। उसके बाद क्या है, वहन माध्यम, रक्त व लसिका है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कैसे क्या क्या है। आगे देखते हैं रक्त का अगर हम बात करें तो रक्त, सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रक्त के, वो जान लेना चाहिए। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त क्या है, यह तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में 3 प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आगे दिया गया है रक्त ठोस अवयव और द्रवीय अवयव, यानी कि देखिए ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएँ आती हैं, जो हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात की है। और उसके बाद द्रवीय अवयव में प्लाज्मा आता है, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होता है, तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, अजैविक खनिज तत्व आदि। यहाँ हम ठोस अवयव की बात करते हैं तो ठोस अवयव में रुधिर कणिकाएँ आती हैं। रुधिर कणिकाएँ क्या है, लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स, ये तीनों क्या हैं, ठोस अवयव हैं। अब इसमें लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, इस टेबल में आप देख पा रहे हैं। इनका कार्य क्या होता है, O2 CO2 का वहन और हीमोग्लोबिन को भी वहन करने का कार्य कौन करता है, तो कहीं ना कहीं ये लाल रक्त कणिकाएँ ही काम करती हैं। हम लोगों में जैसे हम लोग श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ले लेते हैं तो उस ऑक्सीजन को फेफड़ों से होते हुए अन्य कोशिकाओं या अन्य भागों तक पहुंचाना है तो कौन पहुंचाता है, कहीं ना कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा ही पहुंचता है। तो उसमें आरबीसी जो होता है उसमें पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंध बना करके ये बना लेते हैं Hb2। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बंध बना लेते हैं और वो फिर पुनः हमारे बॉडी के अन्य सेल को पहुंचा दिए जाते हैं ऑक्सीजन। ये है, हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है।
दूसरी बात क्या है कि हीमोग्लोबिन रक्त को लाल रंग देता है। श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में देखते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होती हैं। कहने का मतलब ये जो है किलिंग सेल का कार्य करती है। जो भी हानिकारक जर्म्स होते हैं उनको मारने का कार्य करते हैं। जैसे हम लोगों में कहीं फोड़ा फुंसी हो गया तो वहाँ पर WBC बहुत एक्टिव होता है। घाव की क्षतपूर्ति करने में भी क्या है कि WBC का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। रक्त प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आगे हम देखते हैं रक्तवाहिका मतलब वही धमनी और सिरा। देखिए अंतर आप लोगों को हमने इस वीडियो में दे रखा है कि ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। आप बोर्ड पेपर में जब बैठें तो लगे कि हाँ जो भी पढ़ाया गया वो सब हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और उसके बाद वही सब पेपर में आया हुआ है। देखते हैं रक्तवाहिका जो है यह 2 प्रकार की, एक होता है धमनी, एक होता है सिरा। तो इसको जो है हम देखते हैं पॉइंट वाइज। धमनी में क्या है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर। यानी कि एक अपवाद है, जो पल्मोनरी धमनी होता है उस धमनी को छोड़कर शेष सभी धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है या फिर ऑक्सीकृत रक्त प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त का मतलब यहाँ ये है कि ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा विद्यमान हो, ऐसे रक्त को हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त या फिर ऑक्सीकृत रक्त कहते हैं। तो कौन ले जाता है हम लोगों की बॉडी में, वो ले जाता है धमनी। कौन धमनी छोड़कर, पल्मोनरी धमनी छोड़कर। यानी कि एक पल्मोनरी धमनी जो है ये अपवाद है, ऐसे सिराओं में है, पल्मोनरी सिरा अपवाद है। सिरा में देखते हैं, सिराएं विभिन्न अंगों से अनाक्सीकृत यानी कि अशुद्ध रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल गई हो उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। अनाक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाते हैं। अपवाद क्या है, फुफ्फुस सिरा। हमने बता दिया आप लोगों को कि जो पल्मोनरी वेन्स है ये क्या काम करता है। ये जो है अपवाद है। इन्हीं सिराओं को छोड़कर, पल्मोनरी सिरा को छोड़कर से सभी सिराओं में क्या होता है, अनाक्सीकृत या फिर अशुद्ध रक्त इनके माध्यम से हृदय तक पहुंचाया जाता है। यह आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है। सही बात है, धमनियों में प्रेशर भी अधिक होता है जिस कारण से उनका भित्ति अगर मोटा ना रहे तो हो सकता है हार्ट के द्वारा, अगर हार्ट बीट ज़्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो समस्याएं हो सकती हैं। इस वजह से धमनियों की भित्ति जो है मोटी होती है और अधिक लचीली होती है। कि लचीला इसलिए बना है कि ताकि ये फैल जाए। और दूसरी बात क्या है, इसमें एक पॉइंट और आप लोगों को याद रखना चाहिए। होता क्या है, जो धमनियाँ होती हैं या जो सिराएं होती हैं इनकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो चिकनी पेशी की बनी होती है, यानी कि आरेखित पेशी जिस पर कहीं कोई रेखाएं ना हो, ताकि जो है इनके मार्ग में कोई अवरुद्ध। और इसी धमनी या सिरा में जब कोलेस्ट्रॉल जमता है तभी जो है ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं आती हैं और हार्ट अटैक जैसी स्थितियां बन जाती हैं। आगे है, धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। जो धमनियाँ होती हैं इनमें वाल्व नहीं होते, जबकि सिराओं में वाल्व होते हैं। ये वाल्व क्या काम करते हैं, ब्लड को एक दिशा में प्रवाहित होने में सहायता करते हैं। आगे देखिए, धमनी ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है। यानी कि जो धमनियाँ होती हैं ये थोड़ा अंदर पाई जाती हैं, यानी कि ऊतकों में धंसी होती हैं, या ये कहीं सतह पर किसी अपर सरफेस पर नहीं होती हैं बल्कि अंदर होती है। क्योंकि भाई इनमें लचीलापन होता है और ये फूलती भी हैं। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो ब्लड को जब लेकर के जाती हैं तो इनमें फुलाव रहता है। इस वजह से अगर ये ऊपर रहेंगे तो हमारी स्किन पर क्या है, स्पष्टतः नज़र आएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, इसमें सिरा में ये सतही होती है। सिरा जो होता है ये सरफेस पे होता है, एकदम अपर सरफेस पे पता चलेगा कि हाँ ये हमारे शरीर में ये सिरा है और ये धमनी है। आगे देखते हैं, फुफ्फुस ये कैसे कार्य करता है। हम लोगों में मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए एक रेखा चित्र दिया गया है। ये कैसे कार्य करता है, कैसे क्या कार्य करता है, स्टेप फर्स्ट हम देखते हैं। फुफ्फुस क्या है, फेफड़ा जो है मानव का प्रमुख श्वसनीय अंग है। इसमें देखिए फुफ्फुसीय सिरा ऑक्सीजनीकृत रुधिर, यानी कि जिसमें ऑक्सीजनीकृत रुधिर जो होता है ये आगे चलता है किस में, बायां आलिंद में जाता है। स्टेप 2 में हो गया बायां आलिंद से होते हुए वो कहाँ पहुँचता है, बायां निलय में। और फिर बायां निलय से जो है ये कहाँ जाता है,
प्रमुख धमनी या फिर उसे हम महाधमनी कहते हैं, जिसमें बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है। आगे चल कर के शरीर के अंग तक जाता है, यानी कि जितना भी शरीर के हम लोगों के अंग अन्य कोशिकाएं हैं वहाँ तक पहुँचता है। और उसके बाद वहाँ से फिर चलता है ये प्रमुख शिरा यानी कि महाशिरा में जाता है, महाशिरा में जाता है बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर। उसके बाद फिर ये आगे दायां अलिंद में एंट्री लेता है और दायां अलिंद से दायां निलय में एंट्री लेता है। फिर दायां निलय से जब निकलता है ब्लड तो कहाँ पहुँचता है, फुफ्फुसीय धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरीज, बी ऑक्सीजनीकृत रुधिर इसमें होता है। फिर वहाँ से पुनः पहुँचता है किसमें, फुफ्फुस फेफड़े में पहुँचता है। इस प्रकार से हम लोगों में क्या होता है कि परिसंचरण तंत्र कार्य करता है या संवहन तंत्र कार्य करता है। संवहन तंत्र जब कार्य करता है तो इसमें श्वसन और ये वहन या फिर श्वसन और परिवहन दोनों एक दूसरे में से संबंधित होते हैं। ये नहीं है कि अगर श्वसन हो रहा है तो परिवहन नहीं हो रहा है, परिवहन भी होता है, दोनों साथ साथ में चलने वाली प्रक्रिया होते हैं। क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मिला और ये ऑक्सीजन क्या है कि ब्लड के माध्यम से अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाना है। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। यानी कि अगर हम हृदय की बात करें तो हम लोग के हृदय जो होते हैं, ये हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। और ये हृदय जो है हमेशा धड़कता रहता है, यानी कि एक पंप के जैसा कार्य करता है, पंप मशीन के जैसा कार्य करता रहता है। इसमें जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 2 कंडीशंस होते हैं। मानव का जो हृदय है इसकी गति मापने के लिए, हार्ट बीट मापने के लिए स्टेथोस्कोप यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जो स्टेथोस्कोप यंत्र फ्रांस देश या फ्रांसीसी वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया। हृदय जो होता है इसमें पेसमेकर एक होता है, इसमें नोड होते हैं, यस्से नोड, यन्ने नोड, ये 2 प्रकार के नोड होते हैं। और इनमें जो है वाल्व भी होता है, जैसा कि आप लोग को धमनी शिरा में बताया गया। हृदय में वाल्व भी लगे होते हैं। उसके साथ साथ हृदय की अगर बात करें तो मास्कुलर होता है और इसमें जो है 3 स्तर होते हैं। एक होता है कि पेरिकार्डियम, दूसरा होता है मायोकार्डियम, मीजोकार्डियम और एक होता है एंडोकार्डियम, या इसको हम कहें पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये होता है कार्डियम। देखो हृदय रोग का अध्ययन करने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये चीज़ें हैं। आगे देखते हैं, हृदय जब धड़कता है तो इससे जो है 2 आवाज़ आती है। एक आवाज़ आता है लब की और एक आवाज़ आता है डब की। इस प्रकार से जो है ये ध्वनि निकलता है। फिर आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। अगर हम अलिंद की बात करें तो अलिंद जो होता है यानी कि दायां अलिंद हो या बायां अलिंद, इनकी पेशीय भित्ति निलय की अपेक्षा मोटी होती है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशी, अलिंद का नहीं होता, अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। यानी कि जो निलय होता है इनका पेशीय भित्ति मोटा होता है, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत अधिक होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो इसी वजह से यहाँ निलय जो होता है यही हृदय के 3 स्तरों से आस्तरित होता है, जैसा कि हमने आपको बताया पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, ये चीज़ें हैं। क्योंकि निलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। जो निलय होता है वो अधिक रक्तचाप से क्या काम करता है कि यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से रक्त को भेजता है। आगे देखते हैं, इसका हार्ट का कितना अच्छा डायग्राम आप लोग देख पा रहे हैं। ये इंटरनल डायग्राम है, जो भी एरो दिया गया है ये चीज़ देखिए। जो नीचे रेडिश वाला पोजीशन है, ये रेड वाला जो पोजीशन है ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ही है, और ऊपर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ देखिए महाधमनी है, फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस शिराएँ हैं, बायां अलिंद है, बायां निलय है, ऊपर है शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा है, दायां अलिंद है, इधर है शरीर के निचले भाग से महाशिरा है, दायां निलय है, विभाजकता है। इसमें एक सेप्टा भी पाया जाता है। सेप्टा क्या काम करता है,
दायां निलय और बायां निलय को विभाजित करने में सहायता करता है। हाँ, ये चीज़ें हैं। और उसके बाद देखिए निलय को आप देख पा रहे, अलिंद देखिए ऊपर वैसे कितना, इसके साइड साइड से जो भी दीवारें बनाई गई हैं कितनी पतली हैं, लेकिन निलय को देखिए कितनी मोटी दीवारों से ये आश्रित है। इसी वजह से बोला गया है कि हृदय जो होता है ये 3 स्तरों से, या इसका निलय जो होता है कई स्तरों से ढका होता है या कई स्तरों से आश्रित रहता है। तो उसमें क्या है, ये आप लोग देख पाए, बताया गया, सुने होंगे आप लोग कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, वो यही है। मानव हृदय की अनुप्रस्थ गांठ थी, हमने बताया इंटरनल स्ट्रक्चर था। इसमें आगे देखते हैं, हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। हमने वाल्व के बारे में आपको पहले अवगत करा दिया। जो सिरा है, सिराओं में वाल्व होते हैं, धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। तो हमने यही बोला कि जो सिराएं, ये जो वाल्व होता है मानव के हृदय में, ये क्या काम करता है, इनका इतना ही कार्य है कि ये जो है रक्त के प्रवाह को एक दिशीय करते हैं, यानी कि एक ही दिशा में बहने देते हैं, ना कि विपरीत दिशा में। जैसे मान लीजिए ए है, ए पॉइंट एक है, एक पॉइंट बी है, तो ए से ब्लड हमेशा फ्लो हो रहा है बी की दिशा में। तो जो ए और बी के बीच में वाल्व लगे हुए हैं, ये कार्य क्या करते हैं, ये केवल और केवल उसी दिशा में ओपन हो गए जिस दिशा में ब्लड को फ्लो होना, अर्थात ए से बी की तरफ। लेकिन अगर ये हो कि बी की तरफ से ब्लड ए की तरफ आ जाए तो ये असंभव है। ये तभी होता है जब वाल्व ख़राब हो जाते हैं। तो इस सर्जरी के द्वारा वाल्व बदले भी जा सकते हैं, इस पर काफ़ी खर्च भी आता है, ये चीज़ें। आगे हम लोग लसिका के बारे में देखते हैं। लसिका आप लोग को ऊपर बता दिया कि यह पीले रंग का एक द्रव है जो 90% तक होता है, ये सब चीज़ें ऐसे। लसिका क्या है, एक तरल ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायता करता है। कहने का मतलब जो हम लोग में वहन मतलब क्या है, यही परिवहन जो तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं उसी में जो है ये सहायता करता है। लसिका का भी इम्पॉर्टेंस रोल होता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। उसके साथ साथ क्या है, ये अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स लिस्ट में सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।